नमस्कार विद्यार्थियों, मैं बीएस राजावत मिशन ज्ञान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज जिस टॉपिक के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर के हम आए हैं वो हैं बजट प्रवृत्ति। बजट से जुड़े हुए प्रश्न हैं वो मैं लेकर के आया हूं। तो देखिए, अभी आप देखें तो सेकंड ग्रेड टीचर्स का जो पेपर हुआ था उसमें भी बजट का प्रश्न पूछा गया था कि कुल प्राप्तियों और कुल व्यय का अंतर है वो कौन सा घाटा होता है। तो कुल प्राप्तियों और कुल व्यय का जो अंतर है वो बजट घाटा होता है। ये प्रश्न अभी सेकंड ग्रेड में पूछा गया था। तो देखते हैं, प्रश्नों की शुरुआत अपन कर रहे हैं। बेटा, प्रश्न दिया है, संघीय बजट का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो ध्यान रखना मित्रों, संघीय बजट है, इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में है। संघीय बजट का उल्लेख आप देखें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में संघीय बजट का उल्लेख किया गया है। आपको पता है दोस्तों, हमारा भारत है, इस भारत में संघात्मक शासन है, फेडरल सिस्टम है। और संघात्मक शासन वो शासन होता है जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा होता है, सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा होता है। केंद्र की अलग सरकार होती है, राज्यों की अलग सरकार होती है। केंद्र के अलग काम होते हैं, राज्यों के अलग काम होते हैं। केंद्र को अलग वित्त की ज़रूरत होती है, राज्यों को अलग वित्त की ज़रूरत होती है। इसलिए केंद्र का बजट अलग होता है और राज्यों का बजट अलग होता है। तो ध्यान रखना, संघीय बजट है, केंद्रीय बजट है, इसका उल्लेख तो हमारे संविधान के अनुच्छेद 112 में है। और राज्य बजट का उल्लेख आप देखें तो हमारे संविधान के अनुच्छेद 202 में है। तो हमारे से तो प्रश्न पूछा गया है कि संघीय बजट का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो संघीय बजट का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में किया गया है। तो यहाँ उत्तर होगा बी। नेक्स्ट, बेटा, भारत में किस वर्ष में वित्त बजट और रेल बजट को पुनः एक कर दिया गया है। ये प्रश्न जो पिछला आरएस हुआ था, आरएस प्रीलिम्स, उसमें इस प्रश्न को पूछा गया था। तो बेटा, भारत में वित्त वर्ष और बजट वर्ष है, दोनों को ध्यान रखना 2017-18 से फिर से एक कर दिया गया है। भारत में वित्त बजट और रेल बजट है जो कि लंबे समय से अलग अलग रखा जा रहा था, उसको 2017-18 में नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा फिर से एक कर दिया गया है। और ये प्रश्न आरएस प्रीलिम्स में पूछा हुआ है। दोस्तों, मैं आपको बताऊं, केंद्रीय स्तर पर आप देखो, केंद्र स्तर पर, तो केंद्रीय स्तर पर दो प्रकार के बजट बनते थे। एक तो बनता था वित्त बजट या आम बजट, वित्त बजट जो वित्त मंत्री के निर्देशन में बनता है, और एक बनता था रेल बजट, और ये रेल बजट है वो रेल मंत्री के निर्देशन में बनता था। अब यह ध्यान रखने की बात है कि भारत में वित्त बजट से रेल बजट को अलग कब किया गया था। तो अलग किया गया था 1924-25 में। 1924-25 में भारत में रेल बजट है, इसको वित्त बजट से अलग किया गया था। और बेटा, पुनः एक कब कर दिया, पुनः एक, यानी पुनः इन दोनों को कब मिला दिया, तो 2017-18 है, पुनः कब मिला दिया गया, तो 2017-18 का जो बजट है इसमें इन दोनों को फिर से मिला दिया गया है, फिर से इन दोनों को एक कर दिया गया है। और ये प्रश्न आरएस प्रीलिम्स में पूछा हुआ है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ वो हुआ डी। सही उत्तर क्या हुआ, सही उत्तर हुआ इसमें वो हुआ डी। ठीक है। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या अपन नेक्स्ट लेते हैं तीसरा। भारत में बजट पद्धति का जनक किसे कहा जाता है, यानी भारत में जो बजट की शुरुआत करवाई है या शुरुआत की है वो किसने की है। तो भारत में बजट पद्धति है, इसका जनक कहा जाता है जेम्स विल्सन को।
भारत में बजट पद्धति का जनक किसको कहा जाता है? भारत में बजट पद्धति का जनक है वो बेटा कहा जाता है जेम्स विल्सन को। भारत में बजट पद्धति का जनक किसको कहते हैं? भारत में बजट पद्धति का जनक है वो जेम्स विल्सन को कहा जाता है। जेम्स विल्सन को भारत में बजट पद्धति का जनक क्यों कहते हैं? ध्यान रखना, अंग्रेजों के समय भारत का जो पहला बजट है वो रखा गया था 1860 में। अंग्रेजों के समय भारत का पहला बजट है वो 1860 में रखा गया। किसके समय? लॉर्ड कैनिंग के समय। लॉर्ड कैनिंग के समय रखा गया और रखने वाले थे जेम्स विल्सन। रखने वाले कौन हैं? जेम्स विल्सन। अंग्रेजों के समय भारत का पहला बजट है वो 1860 में जेम्स विल्सन के द्वारा रखा गया था। इसीलिए जेम्स विल्सन को भारत में बजट पद्धति का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 4 आप देखें। गणतंत्र भारत का प्रथम बजट किसके द्वारा रखा गया था? देखो, दो चीजें हैं। एक तो है स्वतंत्र भारत बजट, आप देखें दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। एक तो स्वतंत्र भारत का और एक गणतंत्र भारत का, दोनों में अंतर है। स्वतंत्र भारत और एक है गणतंत्र भारत। स्वतंत्र तो अब 1947 में हो गए थे। तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट है ये तो नवंबर 1947 में, अगस्त 1947 में तो हम आज़ाद हुए थे, और ये रखा था आर.के. शनमुखम सेठी। आर.के. शनमुखम सेठी के द्वारा। गणतंत्र कब हुए थे? हमारा भारत गणतंत्र हुआ था 26 जनवरी 1950 को। और गणतंत्र भारत का पहला बजट है वो रखा गया था वित्त वर्ष 1950-51 में, और वो रखा था जॉन मथाई ने। जॉन मथाई। तो मेरे बच्चों ध्यान रखना, अगर बात करता हमारे से स्वतंत्र भारत की तो आर.के. शनमुखम सेठी उत्तर होगा। सेठी है ये, आर.के. शनमुखम सेठी उत्तर होगा। और गणतंत्र भारत का अगर आपसे पूछता तो गणतंत्र भारत का पहला बजट है वो जॉन मथाई के द्वारा रखा गया था। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा वो होगा बी। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 5। निम्न में से कौन सा गैर कर राजस्व का स्रोत है? यानी देखो बेटा, राजस्व आय है वो दो प्रकार की होती है, एक कर राजस्व होते हैं, गैर कर राजस्व होते हैं। तो प्रश्न पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा गैर कर राजस्व का स्रोत है। देखो, राजस्व जो सरकार का होता है, रेवेन्यू जो होता है, ये दो प्रकार का होता है। एक तो होता कर राजस्व, कर राजस्व। एक होता है गैर कर राजस्व, गैर कर राजस्व। सरकार को विभिन्न प्रकार के करों से आय मिलती है, चाहे वो प्रत्यक्ष कर हो चाहे अप्रत्यक्ष कर हो। ये तो कर राजस्व है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों से। और करों के अलावा अन्य स्रोत, चाहे वो शुल्क हो, जुर्माना हो, उपहार हो, अनुदान हो, ब्याज हो, किराया हो, लाभ हो, लाभांश हो, इनसे सरकार को जो आय प्राप्त होती है वो गैर कर राजस्व स्रोत कहलाते हैं। तो देखिए, आयकर है, ये भी राजस्व स्रोत है, कर राजस्व स्रोत है, कर स्रोत है। निगम कर है, ये भी कर स्रोत है। उपहार कर है, ये भी कर स्रोत है। पर शुल्क है वो बेटा जी कर राजस्व नहीं है। शुल्क कैसा है? गैर कर राजस्व है, जो मैंने यहाँ लिखा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा? डी। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 6 देखिए। कुल व्यय की अपेक्षा कुल आय का अधिक होना। यानी
अगर किसी बजट में सरकार का खर्चा है वो तो क्या है, कम है, और सरकार की आय है वो क्या है, ज़्यादा है। और आपको पता है कि अगर खर्चा कम है और आय ज़्यादा है तो इस प्रकार के बजट को जो कहा जाता है वो आधिक्य का बजट कहा जाता है। तो ये कह रहा है कि ये कौन से बजट का उदाहरण है, तो देखिए व्यय की अपेक्षा आय अधिक है, और आय अधिक है, रेवेन्यू ग्रेटर देन एक्सपेंसेस, और रेवेन्यू अगर ग्रेटर देन एक्सपेंसेस है तो इस प्रकार के बजट को कौन सा बजट कहते हैं, वो आधिक्य का बजट कहते हैं। कौन सा बजट कहते हैं, आधिक्य का बजट कहते हैं। तो बेटा जी इसका सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा, ए। ध्यान रखना आपको, अगर किसी बजट में रेवेन्यू ग्रेटर देन है एक्सपेंसेस, आय अधिक है खर्चा कम है, तो वो आधिक्य का बजट है। अगर किसी बजट में रेवेन्यू इक्वल है एक्सपेंसेस, तो इस प्रकार के बजट को संतुलित बजट कहा जाता है। और यदि किसी बजट में बेटा रेवेन्यू लेस देन एक्सपेंसेस, यानी सरकार का राजस्व तो क्या है, कम है, और सरकार का खर्चा अधिक है, तो इस प्रकार के बजट को कहा जाता है, वो कहा जाता है घाटे का बजट। अब हमारे से तो प्रश्न में पूछा कि रेवेन्यू ग्रेटर देन है, और रेवेन्यू ग्रेटर देन है तो कौन सा बजट होता है, आधिक्य का बजट होता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7, घाटे का सबसे नवीनतम रूप कौन सा है। तो घाटे का सबसे नवीनतम रूप है वो प्रभावी राजस्व घाटा है। घाटे का सबसे नवीनतम रूप है वो प्रभावी राजस्व घाटा है। सेकंड ग्रेड टीचर्स में पूछा हुआ प्रश्न है कि घाटे का सबसे नवीनतम रूप कौन सा होता है। तो घाटे का सबसे नवीनतम रूप है वो प्रभावी राजस्व घाटा होता है। और प्रभावी राजस्व घाटा क्या होता है बेटा, जनरली जब हम केंद्र सरकार का राजस्व घाटा निकालते हैं तो उसमें अपन कहते हैं कि केंद्र सरकार का कितना खर्चा हुआ और केंद्र सरकार को कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है। इनका अंतर है वो केंद्र सरकार का राजस्व घाटा है। पर केंद्र सरकार ने ये कहा कि देखिए हमारी कुछ खर्चे ऐसे हैं जो हम राज्यों पर करते हैं, राज्य की परियोजनाओं पे करते हैं, तो राज्यों की परियोजनाओं पे होने वाला खर्च वो हमारे घाटे में क्यों दिखाया जा रहा है। हमारे कुछ खर्चे ऐसे हैं जो हम राज्य की परियोजनाओं पे करते हैं, राज्यों के लाभ के लिए करते हैं, और राज्यों के लाभ के लिए हमारे द्वारा जो खर्चा किया जाता है वो हमारे घाटे में नहीं दिखाया जाना चाहिए। यानी केंद्र द्वारा राज्यों की परियोजनाओं पर किए जाने वाले खर्च को राजस्व घाटे में से घटाया जाता है तो उसको प्रभावी राजस्व घाटा कहा जाता है। और ध्यान रखना ये घाटे की सबसे नवीनतम अवधारणा है। तो बेटा जी पूछे कि घाटे का सबसे नवीनतम रूप कौन सा है, तो घाटे का सबसे नवीनतम रूप है वो प्रभावी राजस्व घाटा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8, निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष करों का उदाहरण नहीं है, यानी इनमें से कौन सा डायरेक्ट टैक्स नहीं है। तो बेटा वो देखो टैक्स की अपन बात करें तो टैक्स दो प्रकार के पढ़ाए हैं मैंने। टैक्स दो प्रकार के कौन से हैं, एक तो है प्रत्यक्ष और एक है अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष के उदाहरण आप देखें तो कई उदाहरण बताए मैंने। आयकर है, निगम कर है, संपत्ति कर है, धन पे वार्षिक कर है, धन पर वार्षिक कर है, उपहार कर है, उपहार कर है, वे कर है, वे कर है। ये तो सारे कौन से हैं, प्रत्यक्ष कर हैं। इसके अलावा आप देखें तो उत्पादन कर है, सीमा शुल्क है, सीमा शुल्क है, मोडवेट है, सेनवेट है, सेन वेट है, वेट है, सेवा कर है, सेवा कर है, जीएसटी है, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये कौन से कर है, ये अप्रत्यक्ष कर है। अब आपसे पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष करों का उदाहरण नहीं है, तो आय कर है वो प्रत्यक्ष है,
निगम कर है ये प्रत्यक्ष है, उपहार कर है ये प्रत्यक्ष है, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स है ये प्रत्यक्ष नहीं है, कैसा है, अप्रत्यक्ष है बेटा, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा वो होगा डी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9, ये प्रश्न बेटा पीएसआई के एग्जाम में पूछा हुआ है, पुलिस सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में, कि भारत में वस्तु व सेवा कर कब से प्रभावी हुआ है, कि भारत में वस्तु व सेवा कर है वो कब से प्रभावी हुआ है। तो भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी हैं वो 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ है। भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ है। आपको पता है जीएसटी विधेयक सबसे पहले राज्यसभा में पारित हुआ, राज्यसभा में, और राज्यसभा में पारित हुआ था 3 अगस्त 2016 को। उसके बाद में पारित हुआ ये लोकसभा में 8 अगस्त 2016 को। फिर इस पर हुए राष्ट्रपति के हस्ताक्षर, और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए थे 8 सितंबर 2016 को। और अगर पूछा है मेरे कि इसको प्रभावी कब किया था, तो इसको प्रभावी किया गया था 1 जुलाई 2017 से। और यही प्रश्न पीएसआई के एग्ज़ाम में पूछा गया था कि जीएसटी जो है विधेयक है वो कब से प्रभावी हुआ है। तो जीएसटी विधेयक बेटा 1 जुलाई 2017 से है वो प्रभावी हुआ है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा, सी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कर है वो राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है। बेटा ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा कर है जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है। तो देखिए आयकर है ये केंद्र सरकार लगाती है, निगम कर हैं ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, सीमा शुल्क हैं ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है। ये तीनों केंद्र सरकार के कर हैं। बेटा कृषि आय पर अगर कर लगाना हो तो कृषि आय पे कर हैं वो स्टेट गवर्नमेंट लगा सकती है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी। और कृषि आय पर अगर कर लगाना हो तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कृषि आय पर कर है वो लगाया जा सकता है। और आपको पता है कि लगभग सभी राज्यों ने अभी तक कृषि आय को आयकर के दायरे से बाहर रख रखा है। तो बेटा प्रश्न हमारा है कि निम्न में से कौन सा कर राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है। तो कृषि आय पर जो कर है वो राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वो होगा सी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11, राजस्थान के बजट 2022-23 में प्रतिमाह कितने यूनिट तक बिजली निःशुल्क उपलब्ध करवाने का प्रावधान किया गया है। बेटा राजस्थान का बजट 2022-23 जो कि अशोक गहलोत के द्वारा रखा गया है, अशोक गहलोत के द्वारा रखा गया। और इस बजट में अशोक गहलोत ने प्रत्येक उपभोक्ता को प्रति माह 50 यूनिट तक बिजली है वो निःशुल्क उपलब्ध करवाने का प्रावधान है वो किया है। तो बेटा उत्तर कौन सा आ जाएगा, 50 यूनिट। तो सीधा सीधा है उत्तर कौन सा हो गया, बी। कितने यूनिट तक, 50 यूनिट तक बिजली उपलब्ध करवाने का प्रावधान है, फ्री बिजली उपलब्ध करवाने का प्रावधान इस बजट में किया गया है। नेक्स्ट आप देखें, भारत में जीएसटी किस समिति की सिफारिश पर लागू किया गया है। कि भारत में जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, वस्तु एवं सेवा कर है, वो किस समिति की सिफारिश पर लागू किया गया है। तो बेटा जी ध्यान रखना ये विजय केलकर समिति की सिफारिश पे है। किसके ऊपर, विजय केलकर समिति की सिफारिश पर भारत में जीएसटी इसको लागू किया गया। और विजय केलकर हैं ये भारत में 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष भी थे, 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं। तो ध्यान रखना बेटा, रंगराजन और तेंदुलकर समिति, इन दोनों का संबंध तो आपको पता है गरीबी से है, गरीबी। संतानम समिति, इसका संबंध भ्रष्टाचार से है। और विजय केलकर समिति, विजय केलकर समिति है, इसका संबंध है वो भारत में जीएसटी को लागू करने से है। और ध्यान रखें विजय केलकर है, भारत में 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है वो भी रहे हैं। फिर अपन अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 13,
राज्य बजट का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये मैं बता चुका हूँ कि संघीय बजट है, इसका उल्लेख तो अनुच्छेद 112 में है और राज्य बजट का उल्लेख है अनुच्छेद 202 में है। इसकी व्याख्या अपन पहले ही कर चुके हैं, तो यहाँ डायरेक्ट उत्तर बताता हूँ, वो है 202। फिर है प्रश्न संख्या 14, भारत में बजट वर्ष की अवधि क्या है? यानी भारत का बजट ईयर या जो आपका फाइनेंशियल ईयर है वो कब से कब तक होता है? तो भारत का बजट वर्ष है वो 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक होता है। तो देखिएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च, उत्तर कौन सा हो गया? सी। और आपको पता 1 अप्रैल है, इसको भारत के बजट का ओपनिंग डे कहते हैं और 31 मार्च है, इसको भारत के बजट का क्लोजिंग डे कहा जाता है। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का जो पीरियड है इसको भारत का बजट वर्ष कहा जाता है, बजट अवधि है वो कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15, भारत में बजट का टेलीविजन पर प्रसारण किस वर्ष से प्रारंभ हुआ है? तो बेटा सीधी सी बात है, भारत में बजट का टेलीविजन पे प्रसारण है वो 1992 से शुरू हुआ है। 1992 से भारत में बजट का टेलीविजन पे प्रसारण शुरू हुआ है, इसलिए इसका उत्तर कौन सा होगा? सी होगा। फिर है महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रख करके बनाया गया बजट होता है। यानी ऐसा बजट जो महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रख करके बनाया गया है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रावधान है वो महिला सशक्तिकरण के लिए किए गए हैं। महिलाओं के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रावधान जिस बजट में हो तो बेटा उसको जो कहा जाता है वो कहा जाता है जेंडरिंग बजट। कौन सा? जेंडरिंग, जेंडर से बना जेंडरिंग बजट। महिलाओं को समर्पित बजट, महिला सशक्तिकरण के लिए बनाया गया बजट है वो जेंडरिंग बजट है। और जेंडरिंग बजट की शुरुआत है ये 1982 में ऑस्ट्रेलिया से हुई थी, ऑस्ट्रेलिया। तो ध्यान रखना, महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रख करके जो बजट बनाया जाता है उसको जेंडरिंग बजट कहते हैं। और जेंडरिंग बजट की शुरुआत 1982 में ऑस्ट्रेलिया से हुई थी। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 17, निम्न में से गैर योजनागत व्यय की मद है। देखो बेटा व्यय जो होता है ना सरकार का, ये 2 प्रकार का होता है व्यय। एक तो होता है योजनागत और एक होता है गैर योजनागत। योजनागत और एक है गैर योजनागत। ऐसा खर्च जो प्लानिंग से किया जाता विकास कार्यों पर वो योजनागत है, और ऐसा खर्च जिसके लिए सरकार की प्लानिंग हो या नहीं हो सरकार को करना ही पड़ेगा, जिसको वचनबद्ध खर्च भी कहते हैं, वचनबद्ध खर्च, उसको गैर योजनागत कहते हैं। योजनागत व्यय में शिक्षा पर किया गया खर्च, स्वास्थ्य पर किया गया खर्च, पेयजल पर किया गया खर्च, पंचवर्षीय योजनाओं पर किया गया खर्च, मनरेगा पर किया गया खर्च, ये सारे योजनागत हैं। और गैर योजनागत व्यय में ध्यान हो, मैंने आपको पढ़ा रखा है बेटा, कर्मचारियों का वेतन और पेंशन गैर योजनागत है, ब्याज का भुगतान गैर योजनागत है, प्रतिरक्षा खर्च है वो गैर योजनागत है, आर्थिक और सामाजिक सेवाओं पर किया गया खर्च है वो गैर योजनागत है, सब्सिडी है वो गैर योजनागत है, आपातकालीन स्थितियां, युद्ध, अकाल, भूकंप, महामारी, इस दौरान किया गया खर्च है वो कौन सा है? गैर योजनागत है। तो यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा गैर योजनागत व्यय की मद है? तो बेटा जी ब्याज का भुगतान भी गैर योजनागत है, वेतन और पेंशन भी गैर योजनागत है, और सामाजिक सेवा खर्च ये भी गैर योजनागत हैं। तो यहाँ उत्तर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वो होगा बेटा वो डी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18, शून्य आधारित बजट का जनक किसे कहा जाता है? तो शून्य आधारित बजट का जनक कहा जाता है पीटर ए पायर को। शून्य आधारित बजट का जनक है ये कहा जाता है पीटर ए पायर। बेटा वो शून्य आधारित बजट है, ये इसकी शुरुआत या ये बनाया गया था 1970 में अमेरिका में। किसने बनाया था? पीटर ए पायर ने बनाया था। इसलिए पीटर ए पायर को शून्य आधारित बजट का क्या कहते हैं? जनक कहते हैं। और अमेरिका में ये बजट सबसे पहले रखा गया था 1973 में जिमी कार्टर के समय। जिमी कार्टर ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे। जिमी कार्टर के समय पहला शून्य आधारित बजट वो अमेरिका में रखा गया था, और ये बनाया था 1970 में पीटर ए पायर ने।
इसीलिए पीटर ए पायर को शून्य आधारित बजट का जनक कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बेटा वो ए हुआ। नेक्स्ट आप देखें, प्रश्न संख्या 19 है, केंद्र सरकार को सर्वाधिक आय किस कर से प्राप्त होती है? तो बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा आय अभी प्राप्त हो रही है वो जीएसटी से हो रही है। किससे? जीएसटी। तो केंद्र सरकार को सबसे ज़्यादा आय जिस कर से प्राप्त हो रही है वो है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। इससे सबसे ज़्यादा आय सेंट्रल गवर्नमेंट को मिल रही है, इसलिए बेटा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वो होगा सी। प्रश्न संख्या 20, भारत के किस राज्य ने अपना बजट वर्ष बदल लिया है? तो आपको पता है मध्य प्रदेश भारत का ऐसा राज्य है जिसने अपने बजट वर्ष को बदल लिया है, और मध्य प्रदेश ने अपना बजट वर्ष है इसको बदल करके 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक कर लिया है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 21, भारत में आयकर का अधिकतम स्लैब क्या है? तो भारत में आयकर का अधिकतम स्लैब वो 30% है। कितना है? भारत में आयकर का अधिकतम स्लैब है वो 30% है। आपने पढ़ रखा है, और बता दूं, आयकर का स्तर तो नंबर 1 2.5 लाख रुपए वार्षिक तक, 2.5 लाख रुपए वार्षिक, ये तो कर मुक्त है, यानी 0% टैक्स लगता है। दूसरा 2.5 लाख से लेकर के 5 लाख तक 5% है। 5 लाख से लेकर के 7.5 लाख तक 10% है। 7.5 लाख से 10 लाख तक 15% है। 10 लाख से 12.5 लाख तक 20% है। 12.5 लाख से 15 लाख तक 25% है, और 15 लाख से अधिक कितना भी हो उस पर 30% है। तो बेटा हमारे से पूछे कि भारत में आयकर का अधिकतम स्लैब कितना है, तो भारत में आयकर का अधिकतम स्लैब है वो भी 30% है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 22, भारत में किस वर्ष रेल बजट को वित्त बजट से अलग किया गया था? तो ये मैंने पहले ही बता दिया। भारत में रेल बजट को वित्त बजट से अलग किया गया था 1924-25 में, और इसको वापस मिलाया 2017-18 में। और ध्यान रखना, इस रेल बजट को अलग करने की सिफारिश करने वाली समिति पूछे तो 1921 में आकवर्थ समिति ने ये सिफारिश की थी। आकवर्थ समिति ने ये सिफारिश की थी कि भारत में रेल बजट है इसको वित्त बजट से अलग किया जाए, और 1924-25 में बेटा रेल बजट है इसको वित्त बजट से अलग कर दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 23, राजस्थान के बजट 2022-23 में किस विभाग का बजट अलग से बनाया गया है? तो बेटा राजस्थान के बजट 2022-23 में आपको पता है कृषि विभाग ने अपना बजट अलग बनाया है। तो किस विभाग का बजट अलग बनाया गया है? तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, इसका बजट है वो अलग से बनाया गया है। तो बेटा इसका उत्तर होगा वो कौन सा होगा? ए होगा, क्योंकि कृषि विभाग का बजट है वो अलग से बनाया गया है। प्रश्न संख्या 24, भारत में सबसे पहले वेट को अपनाने वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे पहले वेट को अपनाने वाला राज्य वो है हरियाणा। बेटो आपको पता है कि हरियाणा राज्य है, इसने 1 अप्रैल 2003 से वेट को अपना लिया था। और वेट आपको पता, वेट किस कर की जगह आया था? बिक्री कर की जगह, बिक्री कर की जगह वेट आया था। और भारत में सबसे पहले वेट को अपनाने वाला राज्य है वो हरियाणा रहा है। हरियाणा में 1 अप्रैल 2003 से वेट को अपना लिया गया था। अधिकांश राज्यों ने इसको 1 अप्रैल 2005 से अपनाया था। हमारे राजस्थान में वेट है 1 अप्रैल 2006 से अपनाया गया था। और सबसे लास्ट में उत्तर प्रदेश राज्य ने 1 जनवरी 2008 से वेट को अपनाया था। तो बेटा जी उत्तर क्या होगा इसमें? हरियाणा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 25,
कुल प्राप्तियां व कुल व्यय का अंतर कहलाता है। ये प्रश्न अभी रिसेंट जो सेकंड ग्रेड टीचर्स का एग्जाम हुआ है इससे ये प्रश्न उठाया है। तो कुल प्राप्तियां और कुल व्यय का अंतर है वो बजट घाटा कहलाता है। बजट घाटा, ये बेटा घाटा है, ये बजट घाटा, 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 घाटा। और कौन सा घाटा? बजट घाटा। कुल प्राप्तियों और कुल व्यय का अंतर है वो कौन सा घाटा कहलाता है? तो कुल प्राप्तियों और कुल व्यय का अंतर है वो बेटा जी बजट घाटा कहलाता है। तो उत्तर कौन सा होगा? सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 26। यदि राजकोषीय घाटे में से ब्याज का भुगतान निकाल दिया जाए, राजकोषीय घाटे में से ब्याज का भुगतान निकालते तो ये प्राथमिक घाटा बनता है, प्राथमिक घाटा बनता है। आपको पता सबसे बड़ा घाटा होता है वो राजकोषीय घाटा होता है। यदि बजट घाटे में ऋण और अन्य दायित्वों को जोड़ते हैं तो राजकोषीय घाटा बनता है, और यदि राजकोषीय घाटे में से ब्याज का भुगतान निकाल दिया जाए तो वो प्राथमिक घाटा बनता है। तो बेटा प्रश्न है कि और यदि राजकोषीय घाटे से ब्याज का भुगतान निकाल दिया जाए तो क्या बनेगा? तो प्राथमिक घाटा बनेगा। उत्तर कौन सा होगा? बी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 27। राजकोषीय घाटे का अर्थ है, तो अभी मैं बोल रहा था राजकोषीय घाटा कब होता है? यदि बजट घाटे में सरकार का ऋण और अन्य दायित्व जुड़ जाए तो वो राजकोषीय घाटा बनता है। तो देखिए पहला विकल्प, बजट घाटे में ऋण और अन्य दायित्व जुड़ गए, कौन सा घाटा बन गया? राजकोषीय घाटा बन गया। और बेटा आपको ध्यान है सबसे बड़ा घाटा जो होता है वो राजकोषीय घाटा ही होता है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 28। शून्य आधारित बजट का क्या अर्थ होता है? तो शून्य आधारित बजट क्या होता है? बेटा वो ध्यान रखना, यदि पिछले वर्ष की आय और व्यय के आंकड़ों को ध्यान में ना रखकर बिल्कुल नए सिरे से जो बजट तैयार किया जाता है उसको शून्य आधारित बजट कहा जाता है। तो देखते हैं उत्तर। असीमित घाटे की वित्त व्यवस्था, अनुत्पादक व्यय की कटौती न करना, एक कार्यक्रमों का मूल्यांकन न करना, हर बार बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना। तो नए सिरे से जो बजट बनाया जाता है उसी को क्या कहा जाता है? उसी को शून्य आधारित बजट कहा जाता है। और शून्य आधारित बजट का जनक पीटर ए पायर है। फिर है प्रश्न संख्या 29। प्राथमिक घाटे को परिभाषित किया गया है। तो प्राथमिक घाटा कब होता है? अगर राजकोषीय घाटे में से ब्याज घटा देते हो तो प्राथमिक घाटा बनता है। तो राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज का भुगतान, अगर राजकोषीय घाटे में से ब्याज का भुगतान घटा दिया जाता है कौन सा घाटा बनता है? ये आपका प्राथमिक घाटा बनता है। फिर है प्रश्न संख्या 30। संतुलित बजट का अर्थ है। संतुलित बजट किसको कहते हैं? ऐसा बजट जिसमें सरकार की आय और व्यय दोनों बराबर हो, उस बजट को बेटा वो संतुलित बजट कहा जाता है। तो देखो, जहां राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियां बराबर हो, राजस्व तथा पूंजीगत व्यय और राजस्व तथा पूंजीगत प्राप्तियां बराबर हो, ब्याज का भुगतान और ब्याज की प्राप्ति बराबर हो। तो देखिए बहुत अच्छा प्रश्न दिया है। संतुलित बजट, इसमें कुल प्राप्तियां तो कुल दोनों हो गई, राजस्व भी आ गई पूंजीगत भी आ गई, वे और प्राप्तियां भी दोनों आ गई, राजस्व भी आ गया और पूंजीगत भी आ गया। तो उत्तर कौन सा होगा? बी। क्योंकि कुल प्राप्तियां और कुल व्यय बराबर होनी चाहिए, उसको संतुलित बजट कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 31। निम्न में से कौन सा सही नहीं है? बेटा घाटों का सूत्र दिया है। तो राजस्व घाटा, राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय का अंतर होता है, बिल्कुल सही बात है। बजट घाटा पूंजीगत प्राप्तियां और पूंजीगत व्यय का अंतर होता है, ये गलत है। बजट घाटा बेटा कुल प्राप्तियां और कुल व्यय का अंतर होता है। बजट घाटा कुल प्राप्तियां और कुल व्यय का अंतर होता है, तो ये गलत है। फिर आप देखें राजकोषीय घाटा, तो बजट घाटा में ऋण और अन्य दायित्व जोड़ दें तो राजकोषीय घाटा बनता है, बिल्कुल सही बात है। प्राथमिक घाटा, अगर बजट घाटे में ऋण का भुगतान जोड़ दिया जाए, बजट घाटे में ऋण का भुगतान जोड़ दिया जाए तो प्राथमिक घाटा बनता है, सही बात है। तो देखिए यहां सही उत्तर नहीं होगा, वो होगा बी। बी इसका सही उत्तर नहीं है, क्योंकि बेटा बजट घाटा है ये पूंजीगत प्राप्तियां और पूंजीगत व्यय का अंतर नहीं होता है, बल्कि कुल प्राप्तियां और कुल व्यय का अंतर होता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 32। कुल प्राप्तियों तथा कुल व्यय के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? तो ये अपने पहले भी आ चुका है। कुल प्राप्तियों और कुल व्यय के बीच का जो अंतर होता है
वो बेटा ये बजट घाटा कहलाता है और यही प्रश्न इस बार सेकंड ग्रेड टीचर्स में पूछा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 33, यदि ऋण और अन्य दायित्वों को बजट घाटे में जोड़ दिया जाए, ऋण और अन्य दायित्वों को जोड़ते हैं तो कौन सा घाटा बनता है? राजकोषीय घाटा बनता। अगर बजट घाटे में ऋण और अन्य दायित्वों को जोड़ दिया जाए तो वो जो घाटा बनता है वो बेटा जी राजकोषीय घाटा बनता है। नेक्स्ट है राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय के अंतर को प्रदर्शित करता है कि राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय का अंतर क्या है? तो राजस्व घाटा है। राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय का जो अंतर होता है वो कौन सा घाटा होता है? वो राजस्व घाटा होता है। और इसमें लास्ट प्रश्न है राजकोषीय घाटे से ब्याज की अदायगियां घटा देने पर प्राप्त होने वाला घाटा। तो राजकोषीय घाटे से अगर ब्याज घटा देते हो तो प्राथमिक घाटा होता है। कौन सा घाटा होता है? प्राथमिक घाटा होता है। तो देखिए बेटा अपने बजट के बड़े महत्वपूर्ण 35 प्रश्न हैं उनकी चर्चा की है और अगली जो क्लास है उसमें मैं राष्ट्रीय आय से जुड़े हुए प्रश्नों की आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो देखिएगा, आज के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं, थैंक्स।